एक बच्चे के जन्म के बाद या पहली बार गर्भधारण करने के बाद यदि कपल दूसरी बार गर्भधारण नहीं कर पाता है तो इसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कई कारण होते हैं जिसमें इन्फेक्शन और सर्जरी प्रमुख है। यदि पहला बच्चा ऑपरेशन से यानी सिजेरियन से हुआ है तो बच्चेदानी यानी गर्भाशय की अंदर की लाइनिंग खराब होने का खतरा रहता है। बच्चेदानी में घाव भी हो सकते हैं या जो टाँके लगाए जाते हैं उनकी वजह से भी बच्चेदानी में खराबी आ सकती है। ऐसे ही डीएनसी यानी सफाई, यदि प्रीवियस प्रेगनेंसी खराब हो चुकी हो यानी गर्भपात हो गया हो और उसके लिए हमने डीएनसी कराई है, जिसकी वजह से भी बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग खराब हो सकती है, जो सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी प्राप्त करने में अवरोध पैदा कर सकती है। संक्रमण यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी पीआईडी एक यौन संक्रमित संक्रमण है जिसकी वजह से महिला की बच्चेदानी में सूजन उत्पन्न हो सकती है। वह अंदर की लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो कि गर्भधारण में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और भ्रूण यहीं पे इम्प्लांट होकर विकसित होता है, उसको खराब कर सकती है। इससे एशरमैन सिंड्रोम की संभावना रहती है। कई बार ट्यूब्स भी ब्लॉक हो जाती हैं और एडवांस स्टेज में यह बच्चेदानी के आसपास एडेशंस उत्पन्न कर देती है, जिसकी वजह से प्राकृतिक गर्भधारण में समस्या उत्पन्न हो सकती है। फाइब्रॉइड यानी रसौली। फाइब्रॉइड यदि 3 या 4 सेंटीमीटर से अधिक साइज़ का होता है तो ये भी नेचुरल यानी प्राकृतिक गर्भधारण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसे निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो गर्भधारण या तो नहीं हो पाता है या गर्भधारण होने के बाद गर्भपात की समस्या उत्पन्न हो सकती है। फाइब्रॉइड यदि ऐसी जगह हो जैसे कि गर्भाशय के मुँह पे यानी सर्वाइकल फाइब्रॉइड या फिर कॉर्नुअल फाइब्रॉइड जो कि ट्यूब की ओपनिंग के पास हो, तो यह भी नेचुरल गर्भधारण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। ऐसे ही एंडोमेट्रियल पॉलिप भी एक समस्या है जिसको निकाले बिना प्रेगनेंसी संभव नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका उपचार संभव नहीं है। इसे हम जड़ से नहीं ट्रीट कर सकते हैं, किंतु एंडोमेट्रियोसिस आगे चल के इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता यानी कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को जन्म दे सकती है। एंडोमेट्रियोसिस की समस्या में गर्भाशय के अंदर की लाइनिंग, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज या गर्भाशय के आसपास के हिस्से में लग जाती है और हर बार पीरियड आने पर वहाँ दर्द होता है और बार बार ब्लीड होकर एडेशंस बनने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से प्राकृतिक गर्भधारण में समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी बच्चे का बच्चेदानी में ना लगकर ट्यूब में या ओवरी में लगना, इसकी वजह से ट्यूब डैमेज हो सकती है और इस कारण सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी पीसीओडी एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हार्मोन्स का स्राव सही समय पर या नियमित रूप से नहीं होता है और महिलाओं में अंडों का सही तरीके से विकास नहीं होता है। यह भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है। समय के साथ में पुरुष के शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता में कमी भी आ सकती है, जो भी एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। समय के साथ महिला के वज़न में काफ़ी कमी आना या वज़न काफ़ी बढ़ जाना, यह भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जांचने के लिए कई टेस्ट किए जाते हैं। इनमें से पहला टेस्ट है हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी या एचएसजी। ये मासिक के चौथे से 7वें दिन के बीच किया जाता है। इस समय में रेडियो कंट्रास्ट डाई को महिला के गर्भाशय में इंजेक्ट किया जाता है। वह एक्सरे के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि गर्भाशय में कोई विकार तो नहीं है या फैलोपियन ट्यूब्स बंद तो नहीं है। यदि फैलोपियन ट्यूब्स बंद हैं तो वो किस जगह से बंद हैं या उनमें पानी तो नहीं भरा है। ओवेरियन हार्मोन एनालिसिस। ओवरीज से स्रावित हार्मोन्स व पिट्यूटरी से स्रावित हार्मोन्स के लेवल को जांचा जाता है, जो कि प्रजनन क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग जिसमें एएमएच व सोनोग्राफी प्रमुख हैं। महिला के मासिक के दूसरे या तीसरे दिन सोनोग्राफी करके ये पता लगाया जाता है कि उनकी अंडाशय में अंडों की संख्या अब कितनी रह गई है, क्योंकि इन्हीं अंडों में से कुछ अंडे आगे जाके मैच्योर होंगे। दूसरा है एएमएच यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन एनालिसिस। एएमएच एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो महिला के अंडों की गुणवत्ता के बारे में हमें जानकारी देता है। यदि एएमएच लेवल 2 से कम है, इसका मतलब होता है कि महिला के शरीर में जो अंडे बचे हैं उनकी गुणवत्ता कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि उनकी गुणवत्ता में कमी आ चुकी है। तीसरा टेस्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि गर्भाशय में कोई विकार तो नहीं है, जैसे फाइब्रॉइड या पॉलिप।
फैलोपियन ट्यूब में पानी तो नहीं भरा है जैसे हाइड्रोसेल्पिंग्स। यदि पुरुष के शुक्राणु में भी कमी है तो सीमन एनालिसिस के माध्यम से हमें उन्हें पता लगा सकते हैं शुक्राणुओं की संख्या व उनकी बनावट व उनकी गतिशीलता, इनमें से किसी भी पैरामीटर में यदि कमी है तो उन्हें दवाइयों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। आनुवांशिक परीक्षण यानी कैरियोटाइपिंग, ये जनरली उन कपल्स में किया जाता है जिनमें गर्भधारण तो हो जाता है किंतु बार बार गर्भपात हो जाता है। यह ब्लड सैंपल से किया जाता है और दोनों के गुणसूत्रों, पुरुष या महिला, दोनों के गुणसूत्रों का परीक्षण किया जाता है जिससे किसी भी आनुवांशिक विकार का पता लगाया जा सकता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का इलाज, जांचों के आधार पर कमी पता लगा करके सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। जिन महिलाओं में ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स या हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, उनमें दवाइयों और इंजेक्शन के माध्यम से ओवरीज को स्टिमुलेट करके मैच्योर एग प्राप्त किया जा सकता है। जिन पुरुषों की शुक्राणुओं की संख्या या गतिशीलता में कमी है, दवाइयों और हार्मोनल इंजेक्शंस की सहायता से उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। जिन महिलाओं में फाइब्रॉइड, पॉलिप या कोई और विकार है, उनको भी ऑपरेशन यानी हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा या लैप्रोस्कोपी द्वारा ठीक किया जा सकता है। स्मोकिंग, शराब व स्ट्रेस, इन सबको अपनी निजी ज़िंदगी से कम करके या ख़त्म करके भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से निजात पाई जा सकती है। यदि किसी कपल को सभी इलाजों से लंबे समय तक जूझते हुए भी प्रेगनेंसी या गर्भधारण नहीं होता है, ऐसे में आईवीएफ भी एक कारगर तकनीक है। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कपल्स को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर सही समस्या का समाधान करके गर्भधारण संभव है।